अधिकारी कार्यक्रम में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाते हैं जो बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और देहात से भी जुड़े हुए हैं। वो हैं हमारे कानपुर नगर में इस समय वर्तमान समय पर अपर जिला जज उच्चतर न्यायिक उत्तर प्रदेश। बात करते हैं उनसे कुछ विषयों पर। जज साहब, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे। आपके अधिकारी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपने जन्म स्थान के बारे में बताएं। जी, मेरा जन्म स्थान खजुहा गांव है जो फतेहपुर ज़िले में स्थित है, जिसकी तहसील बिंदकी है, थाना बिंदकी है, और मैं वहीं पैदा हुआ। जो सब ये बताएं कि आपकी शिक्षा दीक्षा भी यहीं से हुई होगी या कहाँ से हुई? जी, तो उसके बारे में भी आप बताएं हमारे। प्राइमरी स्तर पर तो मैं यहीं से पढ़ा हूँ। खजुहा गांव में पहले जब मेरा कक्षा 1 में दाखिला होना था तो एक कन्या पाठशाला यहाँ पर चलती थी, अब इस समय भी होगी मेरा ख्याल है। तो मैं अपनी बहन के साथ वहाँ से पढ़ने के लिए निकला था। कुछ जिद करता था कि बहन के ही साथ जाऊँगा लेकिन नहीं जाऊँगा। तो मेरे माता पिता ने उस कन्या पाठशाला में ही मेरा नाम लिखवा दिया और हम 3 लोग वहाँ पढ़े थे। एक मैं था, एक नारायण बाबू शुक्ला जी थे और एक थे राम प्रताप यादव जी। तो कक्षा 5 तक तो मैं उस कन्या पाठशाला में पढ़ा। इसके बाद फिर कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई हुई तो यहीं हमारे गांव में एक जनता जूनियर हाई स्कूल उस समय चलता था। अब इस समय मुझे नहीं याद है, शायद बंद हो गया है वो। तो मैं 6, 7, 8 तक वहाँ पढ़ा। इसके बाद फिर कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक अपने ही गाँव के पुरुषोत्तम इंटर कॉलेज में मैं पढ़ा हूँ। जो सब ये भी बताएं कि आपने यहाँ से बताया आपने कि पुरुषोत्तम इंटर कॉलेज खजुहा में हमारी शिक्षा दीक्षा इंटर तक हुई। इसके बाद फिर आप इस न्यायिक सेवा में कैसे आए और क्या क्या आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ा, उस बारे में भी आप हमें बताएं। हाँ, एक तो बड़ा लंबा मंजिल है, लेकिन गांव स्तर से जब मैं शहर पहुंचा ग्रेजुएशन के लिए तो VSSD कॉलेज में मेरा दाखिला हुआ BA फर्स्ट ईयर में। और मेरे ख्याल है मेरे पिताजी भी इस बारे में कोई बहुत उनको अनुभव या उनको कोई बहुत प्लानिंग नहीं थी कि मुझे जज बनाना है। उनका कहना यह था कि भाई तुम पढ़ो, हम पैसा देते हैं। लेकिन आगे जब आए कॉलेज में देखा, ग्रेजुएशन किया VSSD कॉलेज कानपुर से, हॉस्टल में रहा। ये सददेव पचौरी जी मेरे उस समय अध्यक्ष हुए थे, इनके साथ मैं उसमें छात्र संघ में भी था। इस समय वो हमारे प्रदेश के सांसद हैं वहीं कानपुर से। और एक शारदा दीक्षित जी थे, वो हमारे महामंत्री जी थे। तो वहाँ से मैं हॉस्टल में रहकर मेरी ज़िंदगी आगे बढ़ी। फिर मैं LLB फर्स्ट ईयर वहीं से करने लगा। उसके क्लासेस लगते थे BNSD कॉलेज में, इवनिंग क्लासेस लगते थे। और मैं वहाँ कचहरी में भी जाने लगा वकालत के उस लहजे से कि भाई कुछ सीखने को मिलेगा। तो लॉ फर्स्ट ईयर वहाँ से VSSD से, फिर लॉ सेकेंड ईयर, लॉ थर्ड ईयर ग्रेजुएशन के बाद। और इसके बाद फिर इधर मैं कंपटीशन के क्षेत्र में थोड़ा कंसंट्रेट होने लगा। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जज बनने के लिए कचहरी से ही प्रेरणा मिली। कुछ सीनियर अधिवक्ता लोग थे जिन्होंने कहा कि भाई तुम्हारे पास अगर लॉ का इतना अपडेट नॉलेज है तो तुम जजेस में क्यों नहीं बैठते हो जज के कंपटीशन में। मैंने कहा भाई मुझे उर्दू नहीं आती। बोले नहीं, उर्दू तो मैं सिखा दूंगा, वो तो 2 मिनट का काम है। खैर वो लगभग 20 दिन मुझे उर्दू सीखनी पड़ी। उर्दू में सीखा, फिर मैंने जज का इम्तहान दिया और भी कई इम्तहानों में पास हुआ। 6 कंपटीशन मैंने बराबर रिक्रूटमेंट मुझे मिला था। लेकिन तो वो जज के ज्वाइनिंग की वजह से मैं उन नौकरी में नहीं गया। एक जानकारी इसी बीच और चाहिए हमें, जो हमारे पास आई है या जो मौजूद थी, तो उसमें बताया जा रहा है कि आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड थी वो बहुत पुअर कंडीशन में थी। पापा जी आपके क्या करते थे? अब वो इतनी पुअर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ यूँ कि सामान्य परिवार था, खेती थी और पिताजी एक सामान्य कृषक ही कहे जा सकते हैं। और उस दृष्टि से ये था कि घर से अन्न जल मिल जाता था
और उसी की जो पैदावार होती थी, जो उसकी बिकती थी, उससे मेरी पढ़ाई हो जाती थी। लेकिन अब इतना भी नहीं था कि मैं कोई हैंड टू माउथ रहा हूँ। नहीं नहीं, वो बात सही है आपकी कि हैंड टू माउथ वाली बात तो एक अलग ही हो गई जा करके। पर जब आप न्यायिक सेवा में जब आप गए, तो न्यायिक सेवा में जाने के बाद कोई ऐसा प्रकरण बताइए जो एक यादगार बन के रह गया जा करके, उसके बारे में आप बताइए। अब वो बहुत सारे प्रसंग हैं, लेकिन मुझे याद आ रहा है, मैं चित्रकूट में जब एंटी जज डकैती की कोर्ट होल्ड कर रहा था, तो उस समय मेरे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ददुआ ग्रुप तो मर चुका था, ददुआ मर चुका था, लेकिन उसके 3-4 चेले थे जो जेल में थे और उनके फैसले होने थे। बड़े उन लोगों की धमकियां थी, कुछ लोग नहीं कर पाए थे हमसे पहले जो जजेस थे। उसकी धमकी ये थी कि जिस दिन हमारा फैसला हमारे खिलाफ हो जाएगा तो चित्रकूट की पूरी कचहरी को मैं बम से उड़वा दूंगा। ऐसा कुछ था कि जीवन को कुछ भय भी जैसे था कि भाई ऐसा न हो। तो वो वहाँ उस समय मुझे याद है कि डॉक्टर तहसीलदार सिंह कप्तान हुआ करते थे, वो भी शायद अब रायबरेली के रहने वाले थे, रिटायर हो गए होंगे मेरे ख्याल है। तो मैंने उनसे ये बात बताई, मैंने कहा कि भाई इस फैसले में क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता खुद भी, क्योंकि ये फाइल बहुत ही कंटेस्टेड थी और काफ़ी अधिकारियों के बीच से चल चुकी थी और कई वर्षों से पेंडिंग था, पुराना केस था। हाई कोर्ट भी बार बार कह रही थी कि भाई आप पुराने केसेस को डिसाइड करिए। पूरे उत्तर प्रदेश में पुराने केसेस को डिसाइड करने के चैलेंजेस थे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई हमें इसमें प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए, फैसला तो जिस दिन होना होगा। तो तहसीलदार साहब ने कहा, वो तहसीलदार सिंह साहब ने कहा कप्तान साहब ने कि क्या फैसले की कोई डेट आप बता सकते हैं? हमने कहा अभी नहीं बता सकता। तो बहरहाल उसकी सुनवाई शुरू हुई और उन्होंने फिर उसकी सिक्योरिटी देना शुरू किया। तो बहुत मुश्किल था वो केस और उसमें काफ़ी कुछ डायरेक्ट एविडेंस नहीं थी, लेकिन फिर मैंने उसमें कन्विक्शन किया। तो दैट वाज ए चैलेंजिंग केस फॉर मी कि इतने दुर्दांत डकैत जो थे उसमें बंद थे और बहुत सारे और भी डकैत थे, उनके फैसले करना कठिन था। लेकिन ये केस मैं समझता हूँ कि इट वाज चैलेंजिंग इन माय लाइफ। तो जैसा मैं एक चीज़ और बताएं आप हमें कि वैसे स्टूडेंट लाइफ में या अभी तक आपके शौक क्या क्या है, इस बारे में आप बताएं। और मैं बहुत ही सिंपल रहा। बचपन से तो मैं ज़रूर क्रिकेट खेलता था और फुटबॉल भी खेलता था। और जब मैं इस सर्विस में आया तो इस सर्विस का जो बहुत ही फेमस गेम है बैडमिंटन खेलने लगा था। शुरू में तो मुझे बैडमिंटन खेलने की प्रैक्टिस ही नहीं थी ज़्यादा, लेकिन हमारे और जो सीनियर्स थे उन्होंने सिखाया कि भाई ऐसे खेला जाता है, तो मैं उसमें अच्छा खेल करने लगा। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो वो खेल भी पीछे हो गया। उसके साथ में एक स्वाध्याय का जो इट वॉज माई हॉबी, जैसे आज भी है, और उस स्वाध्याय के आधार पर कुछ पुस्तकों का लिखना, कुछ कविताओं की रचना करना, ये सब मेरी हॉबी में कहा जा सकता है कि स्वाध्याय और काव्य का लेखन, साहित्य का लेखन, ये मेरे अभी भी जीवन में है और मैं लिखता रहता हूँ। एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे इसी बीच पे कि आपके परिवार में कौन कौन है और बच्चे जो हैं वो कहाँ सेटल्ड हैं, इस बारे में भी आप मुझे बताएं। अब मैं अपने ही परिवार बता दूं, पिताजी तो है नहीं, माताजी भी नहीं है, तो मैं हूँ। मेरा जो सबसे बड़ा बेटा है अखिलेश, वो वकालत कर रहे हैं कानपुर की कचहरी में, ठीक है, उनका सेशन का वर्क है। उनसे जो छोटे हैं योगेश कुमार, वो कानपुर IIT से एमटेक करने के बाद इस समय अमेरिका में है। वो क्राइस्लर मोटर कंपनी है उसके वो सीनियर इंजीनियर हैं, ड्यूरेबल इंजीनियर ऑफ ड्यूरेबिलिटी, ऐसा उनका डेजिग्नेशन है। मैं कभी गया नहीं अमेरिका, वो बहुत बुलाते हैं लेकिन नहीं। और जो सबसे छोटे बेटे हैं वो इस समय पूना में है, BMW जो ऑटोमोबाइल की कार है उसके वो मैनेजर हैं वहाँ पर। बेटियां हैं वो अपने घर में चली गई हैं ससुराल। और जो दामाद जी हैं, जो बड़े वाले दामाद हैं, वो भी इंजीनियर हैं, उन्होंने भी IIT एमटेक किया है। दूसरे दामाद जी हैं वो भी IIT खड़गपुर से एमटेक हैं, जो DRDO में इस समय सीनियर इंजीनियर हैं और सीनियर साइंटिस्ट कहे जाते हैं, ग्रेड E या E के भी आगे है, मुझे इस समय ध्यान नहीं है। तो बच्चे 5 बच्चे हुए, 2 बेटियां हुई, 3 बेटे हुए और सब संपन्न है। जैसे साहब एक चीज़ और बताएं आप कि आपने अपने शौक के बारे में बताया कि हम फुटबॉल भी खेलते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे,
पर हम एक आपसे चीज़ और जानना चाहेंगे कि आप भोजन में क्या क्या आपको पसंद है, ये भी बताएं आप। बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं चाहता था आप मुझसे पूछे। देखिए, मैं पूरा जीवन मेरा शुद्ध शाकाहारी। आज तक मैं सौगंध के साथ कह सकता हूँ कि मैंने एक तक भी नहीं लिया। लोग एगिटेरियन को कहते हैं, वेजिटेरियन, लेकिन मैंने अंडा तक नहीं खाया। दाल, रोटी, सब्जी, चावल, दूध, थोड़ा बहुत घी, कभी घी भी बहुत प्रेफर नहीं किया। तो बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जो देसी भोजन है वही मेरा भोजन है। और कोई बहुत मेरे लाइफ में ये जो आजकल चल रहा है फास्ट फूड जैसा, ये ऐसा कुछ नहीं। मैं उसे लाइक ही नहीं करता। बहुत सिंपल भोजन, शुद्ध शाकाहारी। ये जैसा एक चीज़ और पूछना चाहेंगे आपसे कि ठीक है, आप जो है अपर जिलाधीश की पोस्ट पर हैं और अपर जिलाधीश की पोस्ट में होने के बाद व्यस्तता जरूर रहती है आपके जीवन में, पर व्यस्तता के साथ में आप अपने परिवार को समय कैसे देते हैं, ये बताएं। हाँ, समय ठीक है जी। अब समय तो अकेले हैं, पत्नी है और हम हैं, बाकी बच्चे अपने अपने घर के हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। कचहरी 10 to 5 करना है, इसके बाद अपने घर में रहना है, पत्नी के साथ थोड़ा बहुत घर में हाथ बटाना है, और तो कोई ज़्यादा ऐसा नहीं है। बच्चों के पास जो है अमेरिका नहीं जा पाता हूँ। जैसे आपने अभी एक बात कही कि हम पत्नी के साथ हाथ बटाते हैं, तो क्या जब वो खाना बनाती हैं तो क्या आप भी खाना बनाने में उनके साथ योगदान करते हैं? जैसे वो रसोई में खड़े होके तो नहीं, लेकिन जैसे कहीं सब्जी काटना है, उन्होंने कह दिया भाई इसको काट दो, तो अब एज ऐसी आ गई है कि एक दूसरे का सहयोग करना ही पड़ता है। बहुत ज़्यादा मैं क्लास 4 एम्प्लॉइज़ के सहारे नहीं रहता हूँ, ये शुरू से मेरी आदत रही है। तो स्वावलंबी जीवन है और हम अपना पति पत्नी मिल के अच्छे से बिता लेते हैं। बच्चों के साथ जब थे तो थोड़ा बहुत बच्चों को पढ़ने और पढ़ाने में थोड़ा समय देते थे। बाकी अगर वो कुछ सिखा देती है काम तो कर देते हैं, उसमें क्या है। चलिए, आप पत्नी के साथ सहयोग करते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है, और हाई लेवल पे पहुंचने के बाद भी आप ऐसा काम कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा विषय है। पर जैसा एक चीज़ और बताएं आप मुझे कि ये जो स्टूडेंट लाइफ में आपने फिल्में तो देखी होगी। हाँ जरूर, कुछ फिल्में देखी गई हैं और बहुत तो नहीं अब शौक रहा मेरा, लेकिन जब नई शादी हुई थी, ये बात है 1995 के आसपास की, तो शोले पिक्चर और कौन कौन पिक्चर आई थी उसमें बड़ी फेमस थी, नीलकमल थी, इस प्रकार से कुछ पिक्चर्स देखी थी। आपका अभी तक कोई फेवरेट गाना जो हो उसको आप गुनगुना के बताइए। जैसे आपने बताया कि हमने शोले देखी, शोले में बहुत सारे अच्छे गाने थे, नीलकमल के तो गाने खैर वैसे भी जो है पूरी तरीके से पॉपुलर थे, तो कोई ऐसा गाना जो आपके जीवन का बड़ा फेवरेट गाना रहा हो उसके बारे में आप गुनगुना के बताइए। अब गाना कोई पर्टिकुलर फिल्म का तो इस समय नहीं मैं गुनगुना पाऊंगा, लेकिन मुझे एक गाना मुकेश जी का अपने बचपन में या स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छा लगता था, उसको आपके आग्रह पर जरूर मैं बोल दूंगा। वो ऐसे गाते थे, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, इस प्रकार से था, तो मुझे अच्छा साहब ये जो गाना आपने सुनाया कि कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तो क्या ऐसा भी कोई स्टूडेंट लाइफ में रहा, ये भी आप जानकारी दीजिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन एक जैसे उस टीन एज की वो क्या बात थी कि वो गाना क्यों पसंद आया, या लय उसकी इतनी थी, या यूँ कहें कि स्ट्रगल की लाइफ थी, तो जो दर्द भरे गाने थे उसको अच्छे लगते थे। वैसे कोई नहीं, इसलिए मेरी बहुत अर्ली मैरिज हो गई थी और ऐसा कुछ स्थिति। मैंने इंटर का इम्तहान दिया था और मेरी वाइफ ने 9th का इम्तहान दिया था, तब मेरी शादी हो गई थी। उस ज़माने में उसे बाल विवाह कह सकते हैं। तो ऐसा कोई बहुत मेरे लाइफ में नहीं आया, लेकिन वो गीत में या उनकी आवाज़ में जो दर्द था, तो जैसे लगता था मेरे जीवन के दर्द के साथ में, तो मुझे अच्छा लगता था ऐसे। सब क्या अभी आप अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने कभी जाते हैं? व्यस्तता के बीच में कभी कोई ऐसा आया या कभी आपकी मैडम ने आपके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की कि भाई हमें आप फिल्म दिखाइए, तो कैसे उसको मैनेज करते हैं? नहीं, फिल्म के लिए तो मुझे याद है कि 1987 के बाद मैं थिएटर गया ही नहीं। 87 में तब गया था जब मैं उरई में फर्स्ट पोस्टिंग में था और कोई टाकीज का उद्घाटन होना था, तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट साहब थे दयाराम सिंह साहब, अब नहीं है हमारे बीच में, तो उनको चीफ गेस्ट बनाया गया था और उन्होंने कहा था भाई सब लोग चलेंगे। तो वो मेरे सलमान खान की कोई
सनम क्या बेवफा सनम ऐसी कोई पिक्चर है बेवफा शायद, तो उसका इंटरवल तक मैंने देखा था। इसके बाद फिर मैं चला आया था। इसके बाद मैं कभी अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को लेके कभी टाकीज गया ही नहीं, और ना मेरे बच्चों ने कभी मुझसे कहा, ना मेरी वाइफ ने कहा। दूरदर्शन का प्रचलन हो गया था तो उसमें जरूर शाम के जो पिक्चर आती थी, खासतौर से संडे को जो आती थी पिक्चर, एक आध देख लेते थे। खास तौर से जो राष्ट्रभक्ति और अपने स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित ऐतिहासिक पिक्चर होती थी वो मुझे अच्छी लगती थी। आज भी मैं उनको पसंद करता हूँ, लेकिन अब वहीं तक है, दूरदर्शन तक है, थिएटर में नहीं जाता, न कभी गया। और 87 के बाद तक है। एक चीज़ और बताएं आपने, जैसा कि आपके जीवन में फेवरेट हीरो कौन था और फेवरेट एक्ट्रेस कौन थी, ये भी आप जानना चाहते बड़ा अच्छा आपका प्रश्न है। अब बहुत ऐसा कोई मुझे नहीं लगता, लेकिन जैसे मुझे याद है मनोज कुमार जी जो देशभक्ति वाले रोल करते थे, तो उनका एक एक्शन जो राष्ट्र के प्रति होता था, नेशन के प्रति जो डिवोशन होता था, वो मुझे लगता था कि मनोज कुमार जी अच्छे एक्टर हैं। अब जहाँ तक एक्ट्रेस की बात है तो उस ज़माने में हेमा मालिनी जी थी, आज तो वो सांसद हैं, तो अच्छा लगता था। खास तौर से उनकी जो डांस की एक्टिविटीज़ थी वो मुझे लगता था बहुत सिद्धहस्त डांसर थी। तो मैं कह सकता हूँ कि मनोज कुमार जी और हेमा मालिनी जी उस रूप से आप कह सकते हैं कि मेरे पसंदीदा एक्टर और एक्ट्रेस हैं। पर्टिकुलर तो नहीं कह सकता किसी को। ये रिटायरमेंट होने के बाद आप अपने जीवन को किस तरीके से मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, उस बारे में भी आप थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। इस पर अभी मेरा एक वर्क चल रहा है और उसमें मैं वेबसाइट बनाने की स्थिति में हूँ। लखनऊ से मेरे दो एक है मित्र सहयोगी, तो मैं उसमें ऑनलाइन कुछ ट्यूशन जैसा देना चाहता हूँ। खास तौर से जो जुडिशरी के आने वाले बच्चे हैं, ICSJ के हैं, JS के हैं, APOs के हैं, और भी जो लॉ से संबंधित कंपटीशन देते हैं जिनको लॉ लेना पड़ता है, तो PCS के भी हो सकते हैं, IAS के भी हो सकते हैं, तो मैं उसको ऑनलाइन एक कोचिंग का प्रोग्राम देना चाहता हूँ। ये मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ और मैं रिटायरमेंट के बाद इस पर पूरा डिवोशन देना चाहता हूँ। चलिए, आपके कुछ अनछुए पहलू जो आपने मुझे बताए अपने अधिकारी कार्यक्रम के तहत, और हमारे कार्यक्रम अपने अधिकारी में आप आए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं JMD जी का और JMD के जो भी टीम है उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझको बुलाया और मुझसे कुछ बातें सुनी और इसको अपने ढंग से पूछा, और जैसा भी मुझे लगा मैंने अपनी बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।